हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल, आईडीएफ, मोसाड, शिनबेट, सबका नाम सुना होगा आपने, सुना होगा, थोड़ा थोड़ा पता होगा। बट एक चीज पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल इस टाइम में दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। बट फिर ये जो स्टेट ऑफ वॉर है ये किसके साथ है? हमास के साथ। आसपास बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं, बट हिजबुल्ला के साथ ये लड़ाई नहीं कर सकते। और आप बोलेंगे यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन क्या कर रहे हैं, तो यही तो मिस्ट्री है व्लादिमीर पुतिन की। आपको ऐसे ही लगता है कि वेस्टर्न जितनी मीडिया है वो इनके ऊपर 2-2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाती है, इतना सब्जेक्ट मैटर है कि कवर ही नहीं कर सकते। कैसे व्लादिमीर पुतिन एक प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ और एसेंशियली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो समझेंगे। क्योंकि हिजबुल्ला जो है वो एक माइटी फोर्स है और बहुत सोच समझ के सिक्योरिटी मैन ऑफ इजराइल को हिजबुल्ला के साथ लड़ाई लेनी पड़ेगी। और इसके बारे में काफ़ी डिफेंस एक्सपर्ट्स, खुद आईडीएफ के, काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता है इनको मीडिया में। फॉर्मर इजरायली मेजर जनरल वॉर्न्स ऑफ पेरिल्स ऑफ हिजबुल्ला वॉर। मतलब एक सिंपल पॉइंट मैं आपको अगर बताऊं कि आप किसको मारने जाओगे, आप क्या लेबनान के साथ लड़ाई लोगे? विल इट बी कॉल्ड एन इजराइल लेबनान वॉर? क्योंकि लेबनान ही तो एक तरीके से संरक्षण देता है हिजबुल्ला को। या आप हिजबुल्ला को ही मारने जाओगे जैसे आप हमास को मारने गए थे, और फिर हमास की तरह इनके जो ऑपरेटिव्स हैं वो सिविलियंस के साथ रहते हैं, तो आप मतलब किसी को भी मारोगे वो बोलेंगे सिविलियन की डेथ हुई है, तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करोगे वॉर को? दूसरी बात, क्या आपके पास आज वो इकोनॉमिक कैपेसिटी बची है? क्या आप रेडी हो फॉर ऑल आउट वॉर? हमास तो गाजा स्ट्रिप में था, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर थी। इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर आज ध्यान से समझेंगे, पूरा ओरिजिन, पूरी कहानी ध्यान से समझेंगे कि कैसे व्लादिमीर पुतिन इन सब में घुसे हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे सेंटर पे आइए, करोल बाग बैचेस शुरू हो रहे हैं, फ्रेश बैचेस शुरू हो रहे हैं, फाउंडेशन बैचेस शुरू हो रहे हैं। उसी तरीके से मुखर्जी नगर में भी बैचेस शुरू हो रहे हैं। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा, 35% से भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। बताइएगा, मेरी वीडियो देखिए तो स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप प्रयागराज आइए। देखिए, प्रिपरेशन करने का प्लान भी है तो भी अपने पेरेंट्स के साथ आइए, एक प्रोफेशनल काउंसलिंग लीजिए कि कैसे प्रिपरेशन करना है। तो आप सिविल लाइंस प्रयागराज आ सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल करिएगा। नाउ रिज्यूम करते हैं। ये बेसिकली एक बेसिक डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज हिजबुल्ला। तो इट इज लाइक द आर्मी ऑफ गॉड, ठीक है, नाम से समझ आएगा हिजबुल्ला। तो अब मिलिट्री एक्सपीरियंस कहां पे मिला इनको? सीरियन सिविल वॉर। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, बट शॉर्ट में अगर आप समझाएं तो हिजबुल्ला इज डायरेक्टली फंडेड बाय ईरान, डायरेक्टली सपोर्टेड बाय ईरान। और जितना भी टेक्नोलॉजी, जितनी भी ट्रेनिंग, वो सब कुछ कौन करता है? ईरान करता है। बट ईरान का सबसे अच्छा भाई कौन है वो आपको पता है? व्लादिमीर पुतिन एंड चाइना। चलिए, सिंपल सी अगर बात समझें तो ये है इजराइल, और इजराइल के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, ये जो नॉर्दर्न एरियाज ऑफ इजराइल है, यहां पे बड़ा इंटरफेरेंस रहता है किसका किसका? थोड़ा सीरिया से और थोड़ा लेबनान से। ध्यान से समझिएगा, सीरिया में किसकी सरकार है? बशर अल असद की सरकार है। बशर अल असद की सरकार इतनी सीरियसली सपोर्टेड है व्लादिमीर पुतिन से कि पुतिन साहब बार बार बोल देते हैं कि सीरिया में कुछ मत करना, इजराइल सीरिया में कुछ मत करना, ये जो बॉम्बिंग कर रहे हो, अटैक्स कर रहे हो सीरिया में, मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा डायरेक्टली। क्लियर वार्निंग दे चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। तो और सीरिया की कुछ जमीन इन्होंने कब्जा कर रखी है, गोलान हाइट्स। उसी तरीके से मैं आपको कहूं कि जो सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान है, ध्यान से सुनिएगा, सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान है, यहां पे ये जो ग्रुप है हिजबुल्ला इज इन सदर्न लेबनान, ये अटैक करना चाहता है, फिनिश करना चाहता है इजराइल को। उसी तरीके से असद गवर्नमेंट इज अगेंस्ट इजराइल। और ध्यान से सुनिएगा, हिजबुल्ला चाहता है कि सीरिया लेबनान के अंदर एंटर करे, हमेशा से चाहता है, चाहता था, चाहता रहेगा। और ये हिजबुल्ला को, सीरिया को सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान। इनका ये जो एक्सिस बना रखा है, कंटिन्यूअस एक्सिस, और इनका एक ही काम है, ध्यान से सुनिएगा, एक ही काम है, अपोज इजराइल। क्योंकि इजराइल को ये लोग लिटिल सेटन, और वेस्ट में पर्टिकुलरली यूएस को बिग सेटन कहते हैं। तो इजराइल और यूएस को मारने का सबसे ज्यादा मजा किसको आता है? व्लादिमीर पुतिन, ईरान, चाइना। क्योंकि चाइना नहीं चाहता साउथ चाइना सी में उसके ऊपर दबाव पड़े, रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन में उसके ऊपर दबाव पड़े, तो वो चाहता है कि वेस्ट
पर्टिकुलरली इजराइल और यूएस का अपैरेटस, वेस्ट का अपैरेटस, नाटो का अपैरेटस यहां फंसा रहे, नहीं तो यूरोप में क्राइसिस होते रहे, जैसे कि यूके में राइट्स हो, स्पेन में अभी स्टैबिंग हो गई है थोड़ी, फ्रांस में आपने देखा कुछ सिविल वॉर टाइप के कंडीशन थे। तो आप सिंपल सी कहानी समझिए कि यहां पे भी सेक्टेरियन डिवाइड भी आपको समझ आएगा। तो सीरिया में जो सरकार है ना, बशर अल असद की सरकार, वो एक शियाइट मेजॉरिटी सरकार है, ठीक है। तो शिया सुन्नी वाला जो डिवाइड है उसमें शिया मेजॉरिटी सरकार है और सपोर्टेड बाय ईरान। ईरान क्या, शियाइट पावर है। उसी तरीके से जो लेबनान में, सदर्न लेबनान का एरिया है, यहां पे हिजबुल्लाह एक डोमिनेंट फोर्स है। आप इसको शियाइट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बोल लीजिए या एक मिलिटेंट आर्म बोल लीजिए, मिलिटेंट ग्रुप बोल लीजिए, ये आपका अपना आइडियोलॉजी होगा, बट एक चीज तो पक्का है कि इट्स अ शियाइट ग्रुप, ठीक है। और दूसरी बात कि ये सारा एरिया, इनका कोशिश क्या है कि शिया जो सेक्ट है उसका इन्फ्लुएंस बढ़े, लेबनान में इन्फ्लुएंस बढ़े, सीरिया में इन्फ्लुएंस बढ़े, ताकि ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़े, ताकि सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस कम हो, ताकि जीसीसी का इन्फ्लुएंस कम हो, ताकि सुन्नी पावर्स का इन्फ्लुएंस कम हो। और अगर ऐसा होगा, सुन्नी पावर्स का इन्फ्लुएंस कम होगा, तो किसको परेशानी होगी? इजराइल और वेस्ट को। यह बात समझ आ गई। और इनका एसेंशियली जो क्रिएशन हुआ था वो लेबनीज सिविल वॉर में हुआ था। तो कहने के लिए तो ये डिफेंडर्स ऑफ लेबनान है, कहने के लिए डिफेंडर्स ऑफ लेबनान है। किससे डिफेंड करना है भाई? तो यूएस से डिफेंड करना है, इजराइल से डिफेंड करना है, यूनाइटेड नेशन से डिफेंड करना है, नाटो से डिफेंड करना है कि कोई भी फॉरेन ऑक्यूपेशन लेबनान की हम होने नहीं देंगे, ठीक है। यह बात समझ आ गई। और खुद साइमल्टेनियसली शिया पावर को बढ़ाते जाएंगे। और इसी एक्सपीरियंस से ये एक तरीके से ओरिजिनेट होते हैं। बट इनका जो मेजॉरिटी, जो ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ कब होता है? जब याद है आपको आइसिस का टाइम चल रहा था, आइसिस का टाइम, आइसिल, आइसिस जो भी कह लें, उसका जब टाइम चल रहा था तो सीरिया में सिविल वॉर चल रहा था। और सिविल वॉर में बशर अल असद के सपोर्ट में ये काम कर रहे थे। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये शिया पावर है, उसके बाद जो हमास है वो हमास के लिए इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? हमास तो एक सुन्नी पावर है। तो आपको समझ आएगा कि यहां पे बात ईरानियन इन्फ्लुएंस की है। यहां ईरान किसी भी तरीके से यह दिखाना चाहता है कि चाहे शिया हो सुन्नी हो, उसको सऊदी अरेबिया और उनके जो भी ये पावर्स हैं ये सपोर्ट नहीं करते। और ईरान अकेला लीडर बनना चाहता है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का। और यह कहानी तब शुरू होती है जब पीएलओ, मतलब जो भी पैलेस्टीन बनाना चाहते हैं उसे पीएलओ बोलते हैं, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गन, पीएलओ, ये अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करता है जॉर्डन से। ये देखिए यहां है जॉर्डन, जॉर्डन से शिफ्ट कर देता है लेबनान, ठीक है। और ऑब्वियसली आश्रय दिया जाता है। अब यहां पे सिविल वॉर शुरू हो जाता है। अब आप बोलेंगे सिविल वॉर क्यों शुरू होता है? क्योंकि 3 पर्टिकुलर पावर्स में लड़ाई होगी, शिया, सुन्नी एंड क्रिश्चियंस। तो सब इन्वॉल्व है। और इसके सदर्न पार्ट में कौन है? इजराइल, मतलब जूस भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जूइश स्टेट ऑफ इजराइल को ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए। रिसेंटली ट्रम्प साहब ने कहा था बड़ी छोटी कंट्री लग रही है, इसका क्रिएशन, इसका एक्सपेंशन में किसका हाथ है? सिर्फ वेस्टर्न पावर्स का। वेस्ट के सपोर्ट के बिना इजराइल का क्रिएशन, एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं था। तो अब ये चीज को आइडेंटिफाई करते हुए ईरान को तो इतना बेसिक तो समझ आएगा। तो ईरान ने बोला भाई एक काम करो, हिजबुल्लाह अटैक। तो हिजबुल्लाह किस पे अटैक करना शुरू करता है वो ध्यान से देखिए। बेरूट में यूएस की एम्बेसी को, उसके बाद बेरूट में यूएस एम्बेसी के एनेक्स को, और अपना मैनिफेस्टो बहुत क्लियरली कह देता है, आई वांट द डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल एंड आई विल फाइट अगेंस्ट द वेस्ट। सिंपल सी बात है। आप बोलेंगे सर ये तो यहीं हो रहा है, यहीं। नहीं, साउथ अमेरिका तक पहुंच चुके हैं रिसेंटली। मतलब एक दिन पहले खबर आई थी कि इजरायली सिटीजन्स, ज्यूज, वो खतरे में साउथ अमेरिका तक में। मतलब जहां पे भी ज्यूज रह रहे हैं, जहां पे भी यूएस की, क्योंकि हिजबुल्लाह का सिंपल सा मानना है कि यूएस, इजराइल एक ग्लोबल पावर है, उनका इन्फ्लुएंस हर जगह है। तो उनका इन्फ्लुएंस जहां पे भी होगा हम वहां पे अटैक कर सकते हैं। बुएनोस एयर्स, अर्जेंटीना में जाके एलिमिनेशन करने की कोशिश, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स डेजिग्नेट हिजबुल्लाह एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बार बार अटैक करते हैं। बुएनोस एयर्स जूइश कम्युनिटी सेंटर, जूस की कम्युनिटी जहां पे भी रह रही हो वहां पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। जब ये सिविल वॉर खत्म होता है ना, तब एक बड़ी अजीब सी चीज होती है। सिविल वॉर में आप समझ रहे हैं शिया सुन्नी डिवाइड था। तो शियाइट पावर कौन? ईरान। और सुन्नी पावर कौन? सऊदी अरेबिया। तो जब ये फाइनल अग्रीमेंट हो रही थी कि भाई अब सिविल वॉर खत्म करना है, तो बस एक ही ग्रुप के पास, एक ही ग्रुप के साथ, मतलब एक तरीके से सऊदी अरेबिया को झुकना पड़ा। एक ही ग्रुप के पास इन्होंने अलाउ किया कि आपके पास गन रहेंगे, वो होंगे हिजबुल्लाह। और ऑर्डर्स ऑल मिलिशियाज एक्सेप्ट फॉर हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के पास मतलब गन बच गया था। इसके बाद ध्यान से सुनिए क्या होता है।
अभी तक इन्होंने क्या कोशिश की थी? इन्होंने कोशिश की थी कि हम सारे वेस्टर्न पावर्स को हटा दें। बट एक सरप्राइजिंग बात सुनेंगे आप, आज तक मतलब 2005 तक सीरिया वो पूरे लेबनान को कंट्रोल करता था थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ पीस कीपिंग फोर्सेस, अपने फोर्सेस, अपनी आर्मी डिप्लॉय करके। और हिजबुल्ला अंदर ही अंदर ये चाहता था कि सीरिया इस पूरे लैंड को एक तरीके से, जो हिजबुल्ला का लैंड है, शिया का लैंड है, इस लैंड को अपने अंदर ले ले। तो हमेशा सपोर्ट करता था। सोचिए, आपकी कंट्री के अंदर एक आर्म्ड ग्रुप बैठ के ये बोले कि मुझे सीरियन इंटरफेरेंस चाहिए, सीरिया मुझे अंदर चाहिए मेरी कंट्री के, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि एक ना एलिमिनेशन हो जाता है। लेबनीज प्राइम मिनिस्टर रफीक हरीरी, इसका एलिमिनेशन हो जाता है, असैसिनेशन हो जाता है। और यहां पे बात आती है कि ये काम हिजबुल्ला ने और ईरान ने करवाया है, ये सीरिया ने करवाया, इनका सबका तार आ जाता है। जैसे ही ये तार आता है, अब क्यों एलिमिनेशन कराया होगा? कॉमन सेंस की बात है, ये वेस्ट के गोद में बैठे हुए थे, इनका एलिमिनेशन होता है। जैसे ही एलिमिनेशन होता है तो सीडर रेवोल्यूशन हो जाता है, लात मार के बाहर निकाला जाता है सीरिया को। और उसके बाद आपको ये चीज याद रहनी चाहिए, 2011 में सीरिया में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। और सिविल वॉर शुरू होने के बाद यही हिजबुल्ला के जो फाइटर्स हैं वो सीरिया में जाके बशर अल असद की सरकार को बचा रहे थे। और कहानी याद रहनी चाहिए हमेशा हमेशा कि व्लादिमीर पुतिन सपोर्ट्स बशर अल असद। तो कोई अगर सपोर्ट करने पीछे से आ रहा है, मतलब व्लादिमीर पुतिन उसे फंड कर रहे हैं थ्रू ईरान, हेल्प कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस है, बहुत पुराना अलायंस है, आज हमें उसको बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। तो हिजबुल्ला बिल्ड्स इटसेल्फ एज अ शियाइट रेजिस्टेंस मूवमेंट in its 1985 a manifesto that vowed to expel western powers, कुछ नहीं चाहिए, and destruction of Israel, pledged allegiance to Iran's supreme leader। मतलब अयतुल्ला साहब को अपना सुप्रीम लीडर मानते हैं। मतलब कितना ट्रांसनेशनल गेम है। सीरिया, पुतिन, ईरान, सबके तरफ एलिजियंस है ये शियाइट ग्रुप हिजबुल्ला का। अच्छा, द ग्रुप इज अक्यूज्ड of planning these attacks of terrorism against Israeli and Jewish targets abroad and कहां अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। तो सिर्फ यहां पे वॉर नहीं हो रहा, सिर्फ यहां पे वॉर नहीं हो रहा, जहां जहां वेस्ट का कंट्रोल है वहां वहां वॉर हो रहा है। ईरान प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ हिजबुल्लाह ट्रेनिंग। तो मतलब ईरान से होते होते इराक, फिर सीरिया और फिर लेबनान में, यहां सदर्न लेबनान में, यहां पे इनके पास सारा सामान पहुंचेगा। और सीरिया, ईरान, इराक की गवर्नमेंट को एक आदमी सपोर्ट करता है, वो है व्लादिमीर पुतिन। तो इसका मतलब यहां पे एक प्रॉक्सी वॉरफेयर, एक कोल्ड वॉर चल रहा है बिटवीन व्लादिमीर पुतिन एंड जो बाइडेन। मतलब यूएस रशिया का ये कोल्ड वॉर आज तक चल रहा है। और अब मैं इसको कोल्ड वॉर नहीं कहूंगा, कि काफी हॉट हो चुका है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है। Hezbollah also receives some support from Bashar al-Assad regime, और बशर अल असद सपोर्ट इज सपोर्टेड बाई ये आपको पता है, फाइनेंसिंग इलीगल बिजनेसेस है, इनके क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, बहुत सारा काम है। बट एक चीज जो काफी कम लोगों को पता है वो है कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस, स्मगलिंग ऑफ कोकीन, ड्रग में काम करते हैं, ड्रग में डील करते हैं, उगाते हैं, चारों तरफ स्मगल करते हैं थ्रू डिफरेंट राउट्स, रीराउट करके कहां पहुंचाते हैं? यूरोप में, यूरोपियन मार्केट्स में अच्छी क्वालिटी के ड्रग्स पहुंचा के अच्छे पैसे कमाते हैं। और एक चीज समझ लीजिए कि इनकी ये जो इतनी पावर आई है ना, ये जो एक्सट्रीम पावर आई है, ये पता है कब आई? ये तब आई जब बशर अल असद परेशान थे सीरिया में जब परेशान थे तो हिजबुल्ला यहां लड़ने गया तो एक्सपीरियंस आया, हाई क्वालिटी इनकी ट्रेनिंग हो गई। और उसके कारण आज ये बोला जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत कम इनके पास रॉकेट है, बट कुछ एस्टिमेट ये कहते हैं 1.5 लाख से 2 लाख रॉकेट है। आप सोचिए क्या आयरन डोम और क्या डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, क्या कैसा आप लेयरिंग करेंगे, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर एयर अगर ऐसा होगा तो। और हिजबुल्ला का डायरेक्ट कनेक्शन कहां से है? देखिए, हिजबुल्ला फाइंड्स अ लॉयल एलाई इन सीरिया, whose army occupied most of Lebanon during Lebanese civil war। पूरे सिविल वॉर के टाइम में सीरिया की फोर्सेस यहां पड़ी हुई थी। और अगर ये एलिमिनेशन ना करते हरीरी का तो सीडर रेवोल्यूशन नहीं होता, और अगर सीडर रेवोल्यूशन नहीं होता तो आज तक सीरिया का इंफ्लुएंस रहता लेबनान में और हिजबुल्ला का इंफ्लुएंस और बढ़ता जाता। बट क्योंकि इनका एलिमिनेशन, इसको रिमूव कर दिया गया, और नेचुरल सी बात है इसमें, वेस्टर्न ऐसा कोई भी रेवोल्यूशन आता ना, याद रखिएगा दुनिया में, भारत के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है रेवोल्यूशन। कहीं सुन लो ना तो रेवोल्यूशन से थोड़ा सा ना डरना। अब बांग्लादेश का रेवोल्यूशन हुआ है ना, तो हिजबुल्ला हैड अनसक्सेसफुली पुश्ड फॉर सीरियन फोर्सेस टू रिमेन इन लेबनान। ये समझ रहे हैं आप कि आप खुद बोल रहे हैं, एंड रिमेन्स अ स्टॉलवर्ट एलाई ऑफ असाद रेजिम। तो तेहरान से सपोर्ट, सीरिया से सपोर्ट, और हिजबुल्ला पब्लिकली कंफर्म, हम खुद ही गए थे
और इसी के कारण इनको एक मिलिट्री फोर्स की तरह आज एक्सेप्ट किया जाता है और मल्टीपल अटैक्स किए, ग्लोबली अटैक्स किए, तो एक ग्लोबल टेरर नेटवर्क बन गया। और उसके बाद इन्होंने इतने सारे, ये जो पूरा एरिया है ना, इसमें टनल नेटवर्क बना रखे हैं, क्रॉस बॉर्डर आराम से टनल बना रखे हैं, कंक्रीट के एकदम टनल बना रखे हैं, जिस तरीके से हमास ने बनाए थे। फंडिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टेक्नोलॉजी सब कहां से आता है अब आपको पता चल चुका है। और उसके बाद जब से ये वॉर शुरू हुआ है, कहां पे? गाजा वॉर। तब से ये क्या कर रहे हैं, मतलब यहां गाजा में हमास है विच इज अ सुन्नी पावर, और यहां पे शिया पावर है, बट ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़े गाजा में, इजिप्ट में, आसपास की सारी कंट्री में ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़े। इसलिए क्या बोल रहे हैं, हम तो इजराइल को थोड़ा थोड़ा अटैक करते रहेंगे। और अटैक की तो वीडियो भी बनाई है इन्होंने, हाइफा की, तेल अवीव की, सबकी ड्रोन फुटेज बना के गए हैं कि हम कैसे $150 बिलियन तक का नुकसान पहुंचा सकते हैं। दे आर सो डेंजरस। तो ये जब से ये अटैक शुरू हुआ है ना ऑन गाजा, ऑन हमास, इजराइल ने जब से अटैक करना शुरू किया, तब से ये रॉकेट कंटिन्यूसली फायर करते जाते हैं। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, क्या क्या है इनके पास? भाई इनके पास वो सब कुछ है, मतलब 8 किलोमीटर के रेंज से लेकर 500 किलोमीटर के रेंज तक का सारा सामान लेके बैठे हैं। और आप ये याद रखिए, सीधा सीधा यहां पे आने के बाद आपको समझ आ जाएगा हु इज सपोर्टिंग हुम। यहां पे आपको क्लियर फुटप्रिंट दिखेगा ईरानियन मिसाइल का, ईरानियन इक्विपमेंट्स का, सस्ते वाले, और रशियन इक्विपमेंट्स जो कि यूज है पुराने। तो मिसाइल हर टाइप के हैं। अच्छा, लैंड अटैक के लिए, एंटी टैंक के लिए, एंटी शिप के लिए, मतलब आप इस एरिया से भी अटैक करेंगे ना लेबनान पे, तो एंटी शिप। 2006 में तो इन्होंने एक शिप पे भी अटैक कर दिया था इजराइल के। तो इजराइल को ये कंटिन्यूसली परेशान कर सकते हैं। ये छोटी सी पट्टी में जैसे हमास है ना, वैसा नहीं है। दे हैव एक्टिव कॉम्बैटेंट्स, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मिसाइल, जो कि कोई भी आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। और आपको ये तो पता ही होना चाहिए, कामाकाजी ड्रोन, दीज कामाकाजी ड्रोन, ये सारी जो कामाकाजी ड्रोन है ये इतने डेंजरस हैं। मतलब आप सोचिए, इमेजिन करिए कि ऑलरेडी मैंने आपके पास 1-1.5 लाख मिसाइल डाल दी। 1-1.5 लाख मिसाइल जैसी मैं डालना शुरू करूंगा इजराइल में, छोटी सी पट्टी है, तो कोई भी डिफेंड करने के लिए आएगा, कितनी भी आप मिसाइल डिफेंस लगाइए, अनलेस यू बॉम्ब देयर अटैक साइट्स, आप बचा नहीं सकते। तो इजराइल के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, एयर अटैक। और एयर अटैक अगर आप करोगे तो आप किस पे करोगे? इस एरिया पे करोगे, लेबनान पे करोगे। मतलब कॉस्ट किसके ऊपर इंपोज करोगे? सिविलियंस ऑफ लेबनान, नॉर्थ लेबनान को छोड़ दोगे, या सिर्फ साउथ लेबनान पे अटैक करोगे, या सीरिया पे अटैक करोगे, या ईरान के साथ अटैक करोगे? एंड व्हाट इफ लेबनान आपके ऊपर जब अटैक कर रहा है तो ईरान भी अटैक कर रहा हो, सीरिया भी अटैक कर रहा हो, और व्लादिमीर पुतिन तो पीछे खड़ा ही है, जो चाहिए वो। और आपको ये भी पता है कि नोबडी कैन स्टॉप व्लादिमीर पुतिन्स फ्लीट टू अराइव इन मेडिटेरेनियन, वो भी आप सोच लीजिए। एंड नो वेस्टर्न पावर विल डेयर हैव अ कन्फ्रंटेशन डायरेक्टली विथ रशिया। सारी कोशिश यही है ना कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ना हो, इसलिए तो पपेट्स लेके आते हैं जेलेंस्की टाइप के। सो ऑल इन ऑल इजराइल के आज फेवर में ये बात आ रही है कि किसी भी तरीके से जो यूएस आपके लिए जो सीज फायर डील करा रहा है ना, ये सीज फायर डील कर लीजिए और यहां शांत कर लीजिए। बिकॉज इतने महीने से जो लड़ाई गाजा में चल रही है, उसके बाद इतनी कंडेमनेशन हुई है, सीधा सीधा सिक्योरिटी मैन ऑफ इजराइल को बोला जाता है कि ही इज अ मास परपेट्रेटर, जेनोसाइड कराया। इफ ही स्टार्ट्स इन लेबनान, एक तो मिलिटरीली इट्स वेरी डिफिकल्ट, दूसरा द बैक एंड सपोर्ट, क्योंकि यहां तो लाने के लिए सामान इजिप्ट से लाना पड़ता था, यहां तो सीरिया खुला हुआ है, जो सामान लाना है 24 घंटे में पहुंच जाएगा। चाइना के पैसे, रशिया की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, इक्विपमेंट, पूरी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इकोनॉमी को शिफ्ट करके डिफेंस इकोनॉमी बना रखा है। सीरिया के रेबल्स, वो सारे आईसिस के रेबल्स हैं, वो सब यहां पे आसपास हैं। सो इजराइल कैन नॉट अलोन। अगर इजराइल को फाइट करना है तो यूएस को खुल के आना पड़ेगा, वरना इजराइल का ये वॉर इट कैन बी अ डूम्सडे वॉर, क्योंकि ऑलरेडी उसने ट्राई कर रखा है और हिजबुल्लाह इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर टुडे। जरूर बताइएगा आपको क्या फील होता है, कैन इजराइल इजिली डिफीट हिजबुल्लाह, या तुरंत सा छोटा सा वॉर होगा, या इट विल बी डिफिकल्ट? जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स। थैंक यू।